So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 2 of आखिरी मौका, वो आखिरी मौका जो आपको आपकी क्लास 11th के स्कोर्स को पलट के रख देने वाला है। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एक ही शॉट में एक एक टर्म को बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो आपकी पूरी अकाउंटेंसी का, या मैं कहूं आपकी पूरी एजुकेशन सिस्टम, एक कॉमर्स के बच्चे का जितना भी एजुकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो होती है बेसिक टर्म्स। क्योंकि तुम अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ रहे होते हो जिंदगी में, तो उसके लिहाज से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है और 3 से 4 नंबर की वेटेज अकेला चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम्स में रखने वाला है। तो पूरे का पूरा चैप्टर ध्यान से करेंगे। नीचे जाकर पहले अटेंडेंस लगाओ, अपना नाम लिखो, डे 2 और लिख दो कि आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। 3 चीजें हर क्लास के नीचे लिखनी है आपको, अपना नाम, फुल नेम, फिर लिखना है कौन सा डे है सीरीज का, और फिर लिखना है कि आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है जी, तो जल्दी से नोट पेन उठा लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दीजिए और शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। समझते हैं व्हाट इज एन एंटिटी। देखो भाई, एक बिजनेस के ही खाते बनाए जाते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक बिजनेस के अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें, तो हम बिजनेस के अकाउंट मेंटेन करेंगे। व्हेन आई से बिजनेस, तो वहां पे हम एक थोड़ा सा ब्रॉडर वर्ड लेकर आते हैं, दैट इज एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है ऐसी यूनिट जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि हम किस चीज के खाते बना रहे हैं, एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी एंटिटी के जहां पर क्या हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, इकोनॉमिक एंटिटी के। तो मैंने क्या लिखा, एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। देखो, हमने कहा एक इकोनॉमिक यूनिट होनी चाहिए जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा हो। वो बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस भी हो सकती है। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट मोटिव हो सकता है, नॉन बिजनेस का मतलब प्रॉफिट मोटिव ना हो, लेकिन ट्रांजैक्शन फिर भी हो सकती हैं। जैसे कि नॉट एनजीओ हो गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका मोटिव बेटा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये ट्रांजेक्शन तो करते हैं, पैसे का हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, तो इनको भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज माई एंटिटी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आती है मेरे पास, ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, हेडिंग गलत आ गई है गलती से। दिस इज नॉट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर से याद करो, अकाउंटिंग का बेसिक मतलब जब मैंने तुम्हें बताया था तो मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये सारे काम किसके साथ करने हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ करने हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक ही मतलब होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसके अंदर पैसे से रिलेटेड बात की गई हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी, सर नहीं, क्रेडिट उधार की ट्रांजैक्शन भी आएंगी। मान लो तुमने किसी से उधार पे सामान खरीदा, तो वो मनी रिलेटेड एंट्री तो है ना, कल को उसको आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो वो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो उसका भी हिसाब किताब हम अकाउंटेंसी में रखते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुई मेरे पास, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोलते हो या इकोनॉमिक इवेंट भी बोलते हो। एंटर्ड इनटू बाय 2 पार्टीज, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना, तो 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। by 2 parties that initiates the accounting process, जिससे क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है। क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस ही किसकी है, ये जितने भी काम करने हैं, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सब कुछ किसके साथ करना होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ करना होता है। तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तभी मेरी अकाउंटिंग प्रोसेस इनिशिएट होगी। फिर हमने कहा ये सारी रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ एन एंटरप्राइज। फिर देखो क्या कहता है, टाइप्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ सेटलमेंट 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कैश ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब कैश इन्वॉल्व होता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इन द सेंस कि उसी टाइम कैश का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, कल को आप जरूर पेमेंट करने वाले हो या पेमेंट रिसीव करने वाले हो, है ना, दोनों चीजें कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने अगर उधार पे सामान बेचा तो मैं कल को पेमेंट रिसीव करूंगा,
तो वो मनी रिलेटेड एंट्री तो है, बिजनेस ट्रांजेक्शन तो है पड़ी। इसी तरीके से अगर मैं उधार पे कुछ खरीद के आया तो मैं कल को उनको पैसे दूंगा, तो वो भी क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, लेकिन वो मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। समझ आता है मतलब आपको? ठीक है। अगली टर्म आती है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग। देखो हम बहुत बेसिक तरीके से चल रहे हैं। हमने कहा एक बिजनेस क्या होता है, पहले तो हम जान लेते हैं किसके खाते बनाने होते हैं, फिर हमने कहा उसकी किस चीजों की, किस ट्रांजैक्शन के खाते बनाने होते हैं। अब मैं आपको बेसिक टर्म्स बताऊंगा कि एक बिजनेस के अंदर कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होता है। जब भी एक मालिक बिजनेस शुरू करता है, जब भी एक बंदा बिजनेस शुरू करता है, तो वो कुछ पैसा खुद से लगाता है अपने बिजनेस में। जो भी पैसा वो खुद से लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। वो पैसा किस तरीके से लगा सकता है, मान लो मुझे कपड़े की दुकान शुरू करनी है, मैंने क्या करा, वहां का जो फर्नीचर था वो अपने घर से उठा के रख दिया, तो वहां पे मैंने कैश तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने एसेट्स लगा दी। तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश के रूप में भी और काइंड के रूप में भी, कि मतलब कैश के अलावा किसी और तरीके से भी, कि मैंने घर का फर्नीचर लाके रख दिया, कैश डाला बिजनेस में 2 लाख का, ताकि मैं सामान कपड़े लेकर आ सकूं कि फिर मैं कपड़े बेचूंगा। तो इस तरीके से कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जो भी मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जो मालिक ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज। कि मेरी कपड़े की दुकान है, वहां से मैंने 5000 निकाल के अपने पर्सनल जूते खरीद लिए, तो वो क्या है, मेरी ड्रॉइंग्स है। समझ आई बात? तो क्या कहा मैंने, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय प्रोप्राइटर, जो भी उसका मालिक है। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बाय पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो आप सिर्फ बाय ओनर लिख सकते हो, इस पूरे को हटा के, कोई जरूरत नहीं है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में हो सकता है, और एसेट्स हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू, और एसेट्स के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जिसकी पैसे के रूप में वैल्यू हो। फिर हमने कहा ड्रॉइंग्स क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है इट इज द अमाउंट विथड्रॉन, जो भी आप सामान पैसा निकाल रहे हो बिजनेस से, या बिजनेस से गुड्स निकाल रहे हो, बिजनेस से कोई भी चीज आप घर लेकर जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स हो जाएगी। अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय मालिक, प्रोप्राइटर या पार्टनर, या इनकी जगह आप लिख सकते हो ओनर, फॉर पर्सनल यूज, जो भी मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए सामान लेके गया बिजनेस, दैट इज ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। अगली टर्म आती है हमारे पास एसेट। टाइम लगाएंगे अच्छे से, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, जितने भी टाइप्स है ध्यान से सुनते चले जाना। एसेट क्या होती है, बहुत से लोग एसेट की सही डेफिनेशन नहीं दे पाते, तो मैंने यहां पे आपके लिए वन लाइनर डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। एसेट इज इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तोड़ तोड़ के समझते हैं। एसेट किसी भी चीज को आप बोलते हो जब उसके अंदर तीन क्वालिटीज हो। क्या क्या? पहली चीज उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब पैसे के रूप में वैल्यू हो। दूसरी चीज मालिक, उसकी बिजनेस के पास उस चीज की ओनरशिप हो, मालिकाना हक हो। और तीसरी चीज, उस चीज का फ्यूचर में पैसे के रूप में बेनिफिट मिले। तभी मैंने क्या लिखा, इकोनॉमिक, ध्यान से देखो, तभी मैंने क्या लिखा, इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब कि उस चीज की इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब पैसे के रूप में वैल्यू है। ऑफ एन एंटिटी का मतलब क्या है कि एंटिटी के पास उस चीज की क्या है, ओनरशिप है, मालिकाना हक है। दैट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और तीसरा फीचर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, पैसे के रूप में फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिले। तो ये तीन चीजें होता है, उसे एसेट बोल देते हो। बेसिक कैरेक्टर्स की हम बात करें तो ये तीन चीजें आएंगी मेजर तौर पे। इट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस, ओनरशिप। इट में भी ये बात करेंगे, इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए। और फिर इट हेल्प्स बिजनेस टू जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, ये बिजनेस की हेल्प करे फ्यूचर में पैसा जनरेट करने के लिए। बाकी तो फीचर्स को स्किप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, कि वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, बिना फिजिकल फॉर्म के भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं अभी। ये दूसरा जो एक और पॉइंट लिखा हुआ, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि पैसे के रूप में माप सके। वो हमने शुरू में बोल दिया कि इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। इकोनॉमिक वैल्यू का ऑटोमेटिकली मतलब यही होता है, इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब यही होता है कि पैसे के रूप में वैल्यू होनी चाहिए। समझ गए? तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीन फीचर्स होने जरूरी है, इकोनॉमिक वैल्यू, ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है जी, जल्दी से एक बार साथ साथ बोलो, मन में बोलो अपने, क्या क्या? इकोनॉमिक वैल्यू, पैसे के रूप में वैल्यू, ओनरशिप ऑफ बिजनेस और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना। चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अकेला टॉपिक है जो मैं तुम्हें पूरा का पूरा लिख के पढ़ाऊंगा, उसके बाद सारा तुम्हें पीपीटीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर मैं
बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता कि तुम्हें लिख लिख के मैं दिखा दूं और करवा दूं, नहीं। आपको ये टॉपिक साथ साथ लिखना है, बाकी सारा चाहिए आप वीडियो को सुन के स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे का सारा आपको लिखना है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को हम कैसे कैसे बांटते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एसेट्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से 2 मैं अभी लिखूंगा, दैट इज करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अभी हम 2 लिखेंगे, फिक्टिशियस एसेट हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि एसेट्स मुख्य तौर पे 3 प्रकार की है, बट हम यहां पर 2 लिखते हैं। पहली हम लिखते हैं बेटा करंट एसेट, ठीक है, और दूसरी हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट। बहुत ध्यान से मतलब समझना। करंट एसेट का मतलब क्या होता है? व्हाट आर द करंट एसेट्स? करंट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और कन्वर्जन इन कैश। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? एसेट्स which are held for purpose of resale or conversion in cash। ऐसी एसेट जिनका पर्पस क्या है, मैं उनको किस लिए हेल्ड करता हूं, किस लिए अपने पास रखता हूं, ताकि मैं क्या कर सकूं, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उनको बेच सकूं या फिर उनको कैश में कन्वर्ट कर सकूं। ऑटोमेटिकली मतलब है कि मैं उनको पर्पस है कि मैं उनको कैश उनको बेच दूं, तो बेचूंगा तो ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, या ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। तो एक और डेफिनेशन भी दी जाती है कि यहां पर हम एक टाइम फ्रेम लगा देते हैं विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, है ना। कुछ बुक्स ऐसे डेफिनेशन लिखती हैं कि करंट एसेट्स होती हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर लोगे विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। तो आप वो वाली सेंस भी लिख सकते हो, बट बेटर सेंस यही है कि हमारा पर्पस क्या है उस एसेट को रखने का, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं आपके साथ, तो एग्जाम्पल आता है हमारे पास कैश इटसेल्फ, कैश खुद भी तो कैश में कन्वर्टेड है। बैंक बैलेंस है जो मेरे पास, मैं कहता हूं मेरे पास जो स्टॉक है सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट, क्योंकि इसको यही तो पर्पस होता है कि जो स्टॉक है, जो मेरे पास गुड्स है, उसको मैं बेच के कैश में कन्वर्ट करूंगा। डेटर्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम। डेटर्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब होता है जिनको तुमने उधार पे सामान बेचा, उनसे कल को तुम पैसा रिसीव करोगे। तो करंट एसेट के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना ही पढ़ने की जरूरत है। अब बात करते हैं व्हाट आर द नॉन करंट एसेट्स। मैंने कहा एसेट रखने का कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा, या तो पर्पस होगा कन्वर्ट कर देना कैश में उसको बेच के, या फिर पर्पस क्या होगा, कन्वर्ट ना करना। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होंगी? एसेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ रीसेल। इनका पर्पस रीसेल नहीं है, बट कुछ तो पर्पस होगा बेटा, है ना। किसी बिना पर्पस के तुम कोई एसेट क्यों रखेंगे? बिना पर्पस से क्यों कोई एसेट रखेंगे? विच आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस हो सकता है? 2 पर्पस हो सकते हैं। एक पर्पस तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट, एक तो पर्पस हो सकता है इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेटिंग स्पेलिंग नहीं आती क्या? फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा? एसेट्स व्हिच आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। इनका पर्पस नहीं कि हम इनको बेच के कैश में कन्वर्ट करें, बट फॉर द पर्पस ऑफ, 2 पर्पस हो सकते हैं। क्या क्या 2 पर्पस हो सकते हैं? एक पर्पस हो सकता है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या हो सकता है? फैसिलिटेट करना बिजनेस ऑपरेशंस को। कि तुम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वहां से रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो। विद्यम ने क्या करा? हमने एक एसी लगवाया। क्या इस एसी का पर्पस क्या है? ये मेरे बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट कर रहा है, या मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस है कि कल को इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बेच दूंगा? तो फैसिलिटेट करना है। विद्यम ने एक 2 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है बैंक में। क्या पर्पस है उसका? बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करना, या फिर उससे इनकम जनरेट करना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है। तो आपको समझना होगा कि कुछ नॉन करंट एसेट्स होती हैं जिनका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट, और कुछ नॉन करंट एसेट होते हैं जिनका पर्पस होता है फैसिलिटेट करना बिजनेस ऑपरेशंस को। ऐसी नॉन करंट एसेट्स जिनका पर्पस होता है फैसिलिटेट करना बिजनेस ऑपरेशंस को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम प्यार से बोलते हैं इन वालियों को सिर्फ
हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नॉन करंट एसेट का ही नाम फिक्स्ड एसेट होता है, जो कि गलत है। सभी नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट नहीं बोला जाता, सिर्फ उन नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट बोलते हो जिनका पर्पस क्या होता है, फैसिलिटेट करना बिजनेस के ऑपरेशंस को। समझ आती है बात? चलो जी, आपको फिक्स्ड एसेट समझ आया। फिक्स्ड एसेट के बाद आपको समझना होगा कि फिक्स्ड एसेट के अंदर फर्दर दो तरीके की एसेट आती हैं। एक तो होती है मेरे पास टेंजिबल एसेट्स, एक तो होती है मेरे पास टेंजिबल, और एक होती है मेरे पास इंटेंजिबल। ठीक है, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जो टेंजिबल का मतलब होता है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। जिनको आप देख नहीं सकते, नो टच, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, मतलब जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उन्हें तुम क्या बोलते हो, इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हो। जल्दी से हर एक के एग्जांपल लिख लेते हैं। करंट एसेट्स के हमने एग्जांपल लिखे, इनके हमने एग्जांपल नहीं लिखे, जल्दी से एग्जांपल लिख लेते हैं सबके, ध्यान से देखना। नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल की मैं बात करूं, ऐसी एसेट जिनका पर्पस रीसेल करना नहीं है। आप जाते हो किसी कपड़े की दुकान पे, तो वहां जो कपड़े पड़े हैं वो कपड़े वाली दुकान के लिए क्या है, करंट के नॉन करंट? उन कपड़ों को बेच के कैश में कन्वर्ट करना चाहता है, तो उनके लिए वो करंट एसेट है। लेकिन वहां पे उसने एसी लगवा रखा है, जो क्या वो कहते हैं कि दुकान में आयो भैया जी एसी ले जाओ मेरा लगा हुआ है? नहीं कहेगा ना। तो वो एसी क्या है, उसके लिए नॉन करंट एसेट है। समझ आ गई? तो नॉन करंट एसेट की एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाता है आपके पास फर्नीचर, एसी, फिटिंग्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स। समझते हो मेरी बात को? फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल में ये सारे के सारे आ जाएंगे एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल की मैं बात करूं, फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल की मैं बात करूं तो सब आ जाएंगे एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे फर्नीचर आ जाएगा, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट के, है ना। फिर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की बात करें तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आएगा, जितनी भी एसेट्स को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, इन सबको, फर्नीचर को, लैंड एंड बिल्डिंग को, प्लांट एंड मशीनरी को देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो सारी की सारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। बड़ी इनटेंजिबल के एग्जांपल गिने चुने होते हैं। आई होप आप अब तक तो आपको याद भी होंगे, अब तक तो आपको याद भी होंगे, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और लाइसेंस और गुडविल और कॉपीराइट और फ्रेंचाइजिंग, ये सब एग्जांपल्स होते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स के। समझ आई? तो क्या हुई हमारी एसेट्स? हमारी एसेट्स को जल्दी से 1 मिनट का ब्रीफ करें तो एसेट इज कोई भी रिसोर्स जिसके पास 3 चीजें हो, इकोनॉमिक वैल्यू, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट 3 प्रकार की होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं करंट एंड नॉन करंट। करंट एसेट्स ऐसी एसेट जिनका पर्पस रीसेल या कैश में कन्वर्ट करना होता है। नॉन करंट जिनका पर्पस रीसेल करना नहीं होता, बल्कि 2 पर्पस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना या फिर बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना। ऐसी नॉन करंट एसेट जिसका पर्पस है बिजनेस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करना, उन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट आगे फर्दर 2 प्रकार की हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल बोले तो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है पड़ी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी, जो मर्जी आप बोल सकते हो। इनटेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं है। कौन भला? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। समझते हो? अब अच्छा, ट्रेडमार्क, एक बात तो, ट्रेडमार्क क्या नॉन करंट एसेट है? क्या ट्रेडमार्क नॉन करंट एसेट है? बिल्कुल है सर, क्योंकि ट्रेडमार्क इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड एसेट पार्ट होता है नॉन करंट एसेट का, है ना। समझते हो ना? इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे आप, क्या 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 प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट का पार्ट है, हाँ कि ना? जल्दी से बताओगे, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट का पार्ट है, हाँ या ना? ठीक है, चलो एसेट्स हमें अब क्लियर हुई। अब एक रह गई थी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट को बहुत ध्यान से समझना। फिक्टिशियस एसेट कहते हैं हम ऐसी एसेट जिनकी पैसे के रूप में वैल्यू नहीं होती, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, कि अगर हम आज ही बेचने जाएं तो ये बिकेंगी नहीं। हम इसको किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं,
any expense or loss that has not been written off in the accounting year in which it was incurred but in more than one accounting year. कि जिस साल ये खर्चा हुआ हमने उस साल इसको राइट ऑफ नहीं करा बल्कि एक से ज्यादा सालों में हमने इसको राइट ऑफ किया, तो दैट इज माय फिक्टिशियस एसेट. क्या लिखा? एसेट्स और एक्सपेंस. अरे एसेट्स और एक्सपेंस नहीं, क्या बात, लॉसेस, सॉरी, मैं ठीक कर दूंगा पीपीटी से, पता नहीं कैसे प्रॉब्लम होगी. लॉसेस और एक्सपेंसेस दैट आर नॉट रिटर्न ऑफ इन द अकाउंटिंग ईयर इन विच दे आर इंकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. कहता है ऐसा खर्चा जो जिस साल हुआ उस साल राइट ऑफ ना करके एक से ज्यादा साल में राइट ऑफ किया. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो फिक्टिशियस एसेट्स ही होते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो क्योंकि आगे जब मैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाऊं तो आपको समझ आ जाए. डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ लॉस वर्ड हटा दोगे तो आपको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की डेफिनेशन देखने को मिलेगी. एक्सपेंसेस दैट आर नॉट रिटन ऑफ इन द अकाउंटिंग ईयर इन व्हिच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. ये हो जाएगी आपके पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन. ये होते क्या है? एग्जांपल के तौर पे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है आपके पास हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया जीरोथ ईयर पे, मान लो मैं कहता हूं कि मेरे बिजनेस को मैंने यहां पे शुरू किया, सपोज मैं कहता हूं 2020 में शुरू किया. जिस दिन मैंने बिजनेस को शुरू किया मैंने पहले साल ही 5 लाख रुपए की ऐड कर दी, है ना, 5 लाख रुपए का हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया. अब क्या मुझे इसका बेनिफिट सिर्फ उसी साल में मिलेगा? नहीं, मैं कहता हूं इसका बेनिफिट तो मुझे आने वाले 5 साल में मिलेगा, क्योंकि हर साल थोड़ी इतना खर्चा करना पड़ेगा. तो ओपनिंग है तो ओपनिंग तो ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी. तो मैंने कहा कि इसका बेनिफिट मुझे आने वाले 5 साल में मिलेगा, तो मैं इसको पहले साल का खर्चा नहीं मानूंगा. ये नहीं मैं कि 2020-21 में ही कह दूंगा कि मेरा एक्सपेंस हो गया 5 लाख का. नहीं, मैं कहूंगा इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलना है, तो मैं कहूंगा कि पहले साल तो मेरा खर्चा हुआ सिर्फ 1 लाख का. इसी तरीके से 21-22 में कहूंगा कि मेरा खर्चा इस साल भी हुआ ये वाला खर्चा 1 लाख का. नहीं समझे? तो मैंने क्या किया, इस 5 लाख के खर्चे को 5 सालों में बांट दूंगा. इसी तरीके से 23-24-25 हर साल बोलूंगा कि 1 लाख इस साल हुआ, 1 लाख इस साल हुआ और 1 लाख इस साल हुआ. तो ये क्या हुआ, मैंने क्या करा, मेरा खर्चा जो इसी साल मैंने 5 लाख किया उसको मैंने आने वाले 5 सालों में राइट ऑफ किया, उसी साल राइट ऑफ नहीं किया, तो उसको मैंने अपने 5 भागों में दिखा दिया. समझ गए? तो ये होता है मेरा फिक्टिशियस एसेट या मैं बोलूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. इसी तरीके से ये तो एग्जांपल हो गया इसके एक्सपेंस का. इसी तरीके से लॉसेस का एग्जांपल होता है. लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. शेयर्स इश्यू करते हुए लॉस नहीं होता. बस आप ये एग्जांपल ध्यान रख लो, इतना भी आपके लिए बहुत है. जैसे आप 12th क्लास में जाओगे आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या क्यों होता है और क्या. समझ के 2 एग्जांपल बताए मैंने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की हम ज्यादातर बात करते हैं और वो किस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है मैंने आपको सिखा दिया. ठीक है, तो हमारा फिक्टिशियस एसेट क्लियर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी क्लियर है. चलो जी, फिर आती है मेरे पास टर्म दैट इज लायबिलिटी, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है. कैपिटल, ड्रॉइंग, एसेट, लायबिलिटी. पूरी अकाउंटेंसी में क्या है? एसेट, लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब था कि जो हमारे पास चीजें हैं. लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमने लोगों को देना है. एक बिजनेस के लिहाज से, एक बिजनेस के नजरिए से आप देखो तो बिजनेस ने किस किस को पैसा देना है, दैट इज द लायबिलिटी. क्या लिखा हमने? लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑफ मनी A business owes to others. बिजनेस ने कितना पैसा किसको देना है, दैट इज बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे दिस मनी इन द फ्यूचर, की बिजनेस को फ्यूचर में यह पैसा देना है. बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज होती हैं वो बेसिकली 2 प्रकार से होती हैं. When I say 2 टाइप्स, तो इसके 2 बेसिस पे है. 2 बेसिस पे मैं बेसिस बता देता हूं आपको. पहला बेसिस है होम टू पे, कि सर पे करना किसे है. पहला बेसिस है होम टू पे, कि पे करना किसे है, किसे पे करना है. उसके हिसाब से 2 तरीके की लायबिलिटीज होती हैं. एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज. देखो, बिजनेस ने जो पैसा देना है वो किस किस को देना है. एक मुख्य तौर पे जो देना होता है पैसा बिजनेस ने, वो देना होता है मालिक को, क्योंकि मालिक ने बिजनेस शुरू किया था. याद करो, जब ओनर ने बिजनेस शुरू किया तो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी. तो अब बिजनेस का मोटिव है कि वो कैपिटल उसको कल को वापस करनी है, तो वो उसकी इंटरनल लायबिलिटी है. इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स किसके होती है?
ओनर के होती है। किसकी होती है? टुवर्ड्स ओनर ऑफ बिजनेस के। एग्जाम्पल क्या है इसका? एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज कैपिटल, है ना, और कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मालिक जो पैसा लगाता है उसको बोलते ही तुम कैपिटल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वहीं पे क्या होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स अदर्स। अदर्स बोल दो, या आप इनको थर्ड पार्टीज बोल देते हो, या आप इनको क्या बोल देते हो? टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टीज है उनके टुवर्ड्स जो बिजनेस की लाइबिलिटी है दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे, और किसी को भी बिजनेस ने पैसा देना है, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे तुमने उधार पे सामान खरीदा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होती है? बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो हमें कहा लाइबिलिटी को बांटना हो तो पहला बेसिस क्या है? हुम टू पे, कि किससे पेमेंट करनी है। उसके बेसिस पे दो तरीके की लाइबिलिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बात करते हैं व्हेन टू पे। दूसरा बेसिस क्या है आपके पास? ये ए बेसिस है। दूसरा बेसिस क्या है आपके पास? व्हेन टू पे, कि पेमेंट करनी कब है। इसके बेसिस पे दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, करंट और नॉन करंट। ठीक है, जैसे करंट और नॉन करंट एसेट्स थी, ऐसे करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं दोनों के बारे में जिक्र होगा। देखो, तो करंट लाइबिलिटीज क्या है? तो करंट लाइबिलिटीज क्या है? करंट लाइबिलिटीज होती है ऐसी लाइबिलिटीज व्हेन टू पे। व्हेन टू पे मतलब उनकी पेमेंट करनी कब है, उस हिसाब से दो पार्ट्स है। तो करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटीज जो मेरे को विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करनी है, जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है? कि बेसिकली 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिस हिसाब से आपके खाते बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को 1 साल के अंदर अंदर जो भी पैसा पे करना है दैट इज करंट लाइबिलिटी, और जो भी पैसा मुझे 1 साल के बाद पे करना है, जो उसके बाद पे करना है, दैट इज माई नॉन करंट लाइबिलिटी। आप देख सकते हो, तो हमने कहा कि करंट लाइबिलिटीज रेफर टू लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर और लेस, जो 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। ठीक है, दे आर रिलेटेड टू नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर्स, जिससे मैंने सामान उधार पे लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर मैंने बैंक से फालतू पैसे ले रखे हैं तो। बिल्स पेबल, अभी थोड़ा सा आगे जाओगे तो समझ आ जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा इस टर्म। ठीक है, तो ये क्या होती है? मेरी करंट लाइबिलिटीज होती है। नॉन करंट लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, यूजुअली मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा होता है। दे डू नॉट अराइज नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए नहीं होती है ये। लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स भी होता है लॉन्ग टर्म लोन, जब कंपनी लेती है लोगों से तो वो डिबेंचर्स बोल देती है उसको। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर आती है दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिसिप्ट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। ध्यान से सुनना, ये दोनों टर्म्स हमारी पूरी फिर से अकाउंटेंसी का बेसिस है, उसका बेसिक है ये। रिसिप्ट का बेसिक मतलब जानो तो रिसिप्ट का बेसिक मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड, और जो रिसीव हो गया है, या फिर रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव हो गया है या रिसीव होना रहता है, दैट इज योर रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब बच्चे समझते हैं कि सर जो पैसा आ गया है, नहीं, जो पैसा आ गया है, जो पैसा आना रहता है, दोनों ही रिसिप्ट में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिसिप्ट दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो टाइप्स है? पहला होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, मैं ऐसे ही बता देता हूं तुम्हें, फिर वहां से पढ़वाता हूं। रिसिप्ट होती है दो टाइप्स की, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट आप बोलते हो ऐसी रिसिप्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर डे टू डे ऑपरेशंस, जो आपके डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, मतलब नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। जैसे मेरे कपड़े बेचने की दुकान है, तो कपड़े बेच के जो मुझे रिवेन्यू आ रहा है, जो मुझे रिसिप्ट आ रही है, जो मुझे पैसा आ रहा है, दैट इज रिवेन्यू रिसिप्ट। चाहे पैसा रिसीव हो गया चाहे आना रहता है, मान लो मैंने कपड़े बेच दिए लेकिन अभी किसी ने पेमेंट नहीं करी, वो कल कर देगा, तो वो भी मेरा रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? फिर कैपिटल रिसिप्ट होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दैट इज नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेरे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि कपड़े की दुकान में मुझे यार माल चाहिए था, तो उसके लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने दोस्त से ब्याज पे पैसे ले लिए, इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए। ये जो मैंने उससे पैसे लिए, क्या ये मेरा नॉर्मल डे टू डे कोर्स है? क्या मेरी दुकान का काम ही है कि लोगों से पैसे उधार पे लेना? क्या मैं बैंक हूं? नहीं। तो ये क्या हुआ मेरे लिए? कैपिटल रिसिप्ट हुई। कपड़े बेच के जो पैसे है वो क्या हुआ मेरे लिए? रिवेन्यू रिसिप्ट हुई। मतलब समझ रहे हो कि जो आपके डे टू डे एक्टिविटी, जैसे विद्यम है तो हम पढ़ा रहे हैं और हमें कोई फीस मिल रही है, तो दैट इज माई रिवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसके लिए अगर मैं कहीं से लोन लेता हूं, तो वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। समझ आती है दोनों बातें? तो फिर से देखो अब जल्दी से, रिवेन्यू रिसिप्ट
विच बिजनेस अर्न्स ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल डे टू डे, जो नॉर्मल डे टू डे में अर्न करता है बिजनेस. दिस इंक्लूड लाइक सेल्स ऑफ गुड्स, फीस रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीजें आती है रिवेन्यू रिसिप्ट में. इनको हम प्यार से रिवेन्यू भी बोलते हैं, ध्यान रखना. ये तो मैंने आपको बताई थी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें तो दोनों आती है, रिसीव्ड भी और रिसीवेबल भी. रिवेन्यू रिसिप्ट्स को ही क्या बोला जाता है, रिवेन्यू बोला जाता है, ये ध्यान रखना. कोई तुमसे पूछे सिर्फ रिवेन्यू की डेफिनेशन तो आप कहोगे रिवेन्यू रिसिप्ट उठा के वहां पे लिख दोगे. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस. जैसे कि मनी रिसीव हुआ, कैपिटल मालिक ने पैसा लगाया है ना, बिजनेस का काम थोड़ी कि मालिक से पैसे लेते रहना. लोन ले लिया बैंक से, है ना. मनी रिसीव फ्रॉम सेलिंग अ फिक्स्ड एसेट, की मैंने अपना एसी बेच दिया. विद्यम का काम है एसी बेच के पैसे कमाना, नहीं लेकिन पुराना होगा तो बेचेंगे तो सही, रिसिप्ट तो होगी, तो वो क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी. इसके अंदर भी दोनों चीजें आती हैं, रिसीव्ड भी और रिसीवेबल. ठीक है, समझ आया. रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बांटना जरूरी इसलिए होता है ताकि हम समझ सकें कि कौन सी रिसिप्ट हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है और कौन सी हमारी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है. लेकिन अकाउंटिंग उनकी भी करनी है, ये नहीं कि इनकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, इनकी अकाउंटिंग भी करेंगे. ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, इनसे हमारा ना एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट होता है, एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट होता है नॉन करंट फॉर्म का. कि जैसे आपने लोन लिया तो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी बन गई, है ना, कैपिटल रिसिप्ट हुई. तो इसी तरीके से आपने मालिक से पैसा लिया तो कैपिटल पे इंपैक्ट चला गया, तो ये हमारी नॉन करंट एसेट लाइबिलिटी को इंपैक्ट करता है, ये ध्यान रख सकते हो आप. अगली चीज आती है एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर्स का मतलब भी अमाउंट पेड और पेबल. अमाउंट पे कर दिया है या अमाउंट पे करना रहता है तो वो क्या होगा आपके लिए, एक्सपेंडिचर होगा. एक्सपेंडिचर फिर से दो प्रकार का, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप बोलते हो ऐसे खर्चे जो आप नॉर्मल डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हो, लेकिन इसकी बेहतर डेफिनेशन ये होती है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर द एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट तुम्हें एक साल तक ही मिलेगा, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा. ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, इसका फायदा क्या लगता है, एक साल मिलेगा, एक साल से ज्यादा मिलेगा, तो ये क्या है मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. कैमरा खरीदा, ज्यादा टाइम मिलेगा, कम मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना. अब इसी तरीके से मैं कहता हूं मैंने पंखा रिपेयर करवाया, लाइट रिपेयर करवाई, वो तो हर साल करवानी पड़ सकती है, तो दैट इज माई नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. सैलरी दी मैंने अपने टीचर्स को, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेंट भरा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. बिजली का बिल दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. पानी का बिल दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझ रहे हो, ये सारे खर्चे क्या है कि इनका बेनिफिट मुझे जितने टाइम के लिए मिला हो तो मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन इसका बेनिफिट तो ज्यादा समय के लिए मिलेगा, तो ये क्या है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. जितने भी आप सोचो, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे एसी लगवाना, फैन लगवाना, ये बोर्ड खरीदना, कैमरा खरीदना, लैपटॉप खरीदना, ये सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें आपकी नॉन करंट एसेट्स है. तो हमें समझ आया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जब भी करते हो तो नॉन करंट एसेट बढ़ती है. या फिर मान लो मैंने कोई लोन चुका दिया, हर साल थोड़ी चुकाऊंगा भाई, लोन चुका दिया अगर मैंने, तो दैट इज माई अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर. लाइबिलिटी कम हो जाए, नॉन करंट एसेट बढ़ जाए या नॉन करंट लाइबिलिटी कम हो जाए, तो दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ आई. तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, द मनी स्पेंट ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, या बेटर क्या लिखो आप किसको, कि विच आर, जिसके बेनिफिट मुझे एक साल में खत्म हो जाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एक्सेट्रा. ये सारे जाते का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अभी इसकी बात ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी आप सिर्फ टर्म समझ रहे हो. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्पेंट ऑन बाइंग फिक्स्ड एसेट खरीदना, जैसे कि बिल्डिंग खरीद लेना, मशीन खरीद लेना, फर्नीचर खरीद लेना, जैसे मैंने आपको कहा पंखा खरीद लेना, बोर्ड खरीद लेना. दीज एसेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, एक साल से ज्यादा यूज होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम बैलेंस शीट में शो करते हैं बेसिकली एसेट्स में, या फिर लाइबिलिटी रिड्यूस करने में. मैंने आपको जैसे बताया कि लोन वापस कर दिया तो, या फिर लाइबिलिटी रिडक्शन के लिए, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देने के लिए. मतलब समझ आया. रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं. एक्सपेंडिचर का तीसरा टाइप भी होता है एक्सपेंडिचर का, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर जिसकी बात हमने पहले फिक्टिशियस एसेट में ही कर ली है, तो आप वहीं से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। एक्सपेंसेस जिनको हम उसी साल राइट ऑफ नहीं करते जिस साल हमने खर्चा किया, बल्कि एक से ज्यादा सालों में राइट ऑफ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों सेम ही चीज के नाम होते हैं। ठीक है जी, चलो चलो रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस। रिवेन्यू वर्सेस एक्सपेंस, एक चीज मैंने आपको बताया था, रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट को रिवेन्यू बोलते हो, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंस बोलते हो। क्या कहा मैंने, रिवेन्यू रिसिप्ट्स को रिवेन्यू बोलते हो और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंस बोलते हो। तो सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है ना। तो आपको समझ आएगा रिवेन्यू और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होगा। तो रिवेन्यू क्या हुआ, रिवेन्यू मींस इनकम अर्न बिजनेस थ्रू इट्स रेगुलर ऑपरेशंस। रिवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन लिख दो कि जो भी हमने कमाया थ्रू रेगुलर ऑपरेशन से। इसके अंदर आता क्या क्या है, सेल्स, फीस, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। वहीं पे देखो मैंने लिखा भी सही कि रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मींस कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू, या आप ये भी लिख सकते हो विच आर कॉस्ट इनकर्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस, जो डेली रोजाना के ऑपरेशंस में आप खर्चा करते हो। जो भी आप डे टू डे नॉर्मल ऑपरेशन में खर्चा करते हो उसका ऑटोमेटिकली मोटिव होता है कि आप उससे कमाई कर सको। जैसे मान लो मैं बिजली का बिल भर रहा हूं, तो मोटिव क्या है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं और कमाई कर सकूं, है ना। मैं मान लो पानी का बिल भर रहा हूं, तो मैं इसलिए भर रहा हूं कि यहाँ पे जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो पानी पी ले और मेरे को पैसे दे दे। तो बेसिकली क्या है कि जो भी ये डे टू डे ऑपरेशन से खर्चे होते हैं वो सारे के सारे रिवेन्यू अर्न करने के लिए होते हैं। तो हम ये इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, सच एज सैलरी, रेंट पेड, जितने भी खर्चे आपको लगते हैं, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो भी है, एक्सपेंसेस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही तुम बोलते हो। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। ठीक है, वो कहां गई, चार इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी ना, ये रही। ठीक है, पहले हम यही करते हैं, फिर हम परचेज सेल पे चलेंगे। ये मेरे चार इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे खर्चे हैं, प्यारी प्यारी चीजें हैं, दो खर्चे हैं और दो इनकम्स हैं। ये चारों बहुत जरूरी है समझना। पूरी अकाउंटेंसी की जर्नी में इन चारों का ट्रीटमेंट हम आपको अलग से पढ़ाते हैं। हमेशा हम आपको कहते हैं कि इन चारों का ट्रीटमेंट अलग से ध्यान रखना है, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन करो चाहे जनरल एंट्रीज करो, चारों का मतलब बहुत ध्यान से समझना। दो स्पेशल खर्चों के बारे में बात करते हैं, एक होता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो प्यारे प्यारे खर्चे हैं, कौन कौन बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है यहाँ पर। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है प्री पे कर देना, पहले से पे कर देना। मतलब कि अभी तुमने इस चीज का फायदा उठाया नहीं, पहले पे कर। जैसे प्रीपेड रिचार्ज करते हो आप एयरटेल का, मोबाइल का, है ना, कोई भी मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो आप पहले रिचार्ज करते हो, फिर अगला 1 महीना 2 महीने 3 महीने उसकी सर्विसेज यूज करते हो। तो दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड बट अभी उनका बेनिफिट हमें रिसीव नहीं हुआ है, या मेरे को एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अकाउंटेंसी की भाषा में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जिनका बेनिफिट अगले साल मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम एक एक साल की बात करते हैं। हम एक, ये नहीं कि आज मैंने किया 1 महीने की बात करूं अकाउंटेंसी में, नहीं, मैं बात करूं 1 साल की, कि इस अकाउंटिंग ईयर में खर्चा किया लेकिन बेनिफिट अगले अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, तो वो मेरा प्रीपेड खर्चा है। समझ गए। दूसरा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस ड्यू तो हो गया लेकिन तुमने अभी तक पे नहीं करा है। मतलब ड्यू का मतलब होता है कि अब आपकी तारीख तो आ गई कि आप उस खर्चे को पे कर दो, लेकिन तुमने अभी तक नहीं करा, मतलब खर्चा पे करना रहता है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो आउटस्टैंडिंग के तरीके से होता है कि जैसे पूरे महीना यूज कर लिया, फिर बिल आया, उसके बाद तुम उसको पे करते हो। या मेरे को सैलरी है कि टीचर ने मेरे को 4 महीने पढ़ा दिया लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं करी, तो वो क्या हो जाएगी मेरे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी की मुझे अभी पे करनी रहती है। हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। मैं रेंट देता हूं इस रूम का, मैंने 4 महीने से नहीं दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। फिर से अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। आप कहोगे कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड। अकाउंटिंग ईयर की महत्वता है, तो हम कहेंगे कि जो इस साल से रिलेटेड खर्चे थे वो सारे खर्चे लेकिन अभी तक मैंने उनकी पेमेंट नहीं करी, तो वो आउटस्टैंडिंग है। जैसे मैं बोलूं कि मान लो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में 50,000 सैलरी अभी देनी रहती है, तो मैं कहूंगा कि मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 50,000, क्योंकि वो टाइम फ्रेम जा चुका है और मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ चुका हूं। तो मैं अब बोलूंगा कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहता है 50,000। समझ आई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस जो भी चीज है वो आप अकाउंटिंग ईयर के रिस्पेक्ट में देखोगे, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने 1 जनवरी को
4 महीने का खर्चा पे कर दिया, सपोज मैं कहता हूं 5,000 पर मंथ के हिसाब से, मैंने क्या करा 1 जनवरी को 4 महीने का 5,000 पर मंथ के हिसाब से कोई खर्चा कर दिया बिजनेस में, तो प्रीपेड खर्चा कितना है? अगर आपको लगता है कि 20,000 है तो गलत है, क्योंकि आपको देखने में लगेगा कि 1 जनवरी को दे दिया सर ने 4 महीने का 5,000 के हिसाब से 20,000, लेकिन ये गलत है। आप देखोगे कि अगले अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड कितना है। 1 जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने तो मेरे इसी अकाउंटिंग ईयर के हैं, है ना। तो ये 3 महीने का खर्चा तो इसी साल का है, इसको आप प्रीपेड नहीं बोल सकते। लेकिन जो चौथे महीने का खर्चा है, दैट इज अप्रैल का जो खर्चा है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होगा, तो सिर्फ उस खर्चे को मैं प्रीपेड बोलूंगा, तो मैं कहूंगा प्रीपेड एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ 5,000 है। समझ आती है बात? तो हमें जब भी इनको देखना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही देखना है। तो हमने कहा कि प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर होती है एसेट, क्योंकि कल को आप इसका फायदा उठाने वाले हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नेचर होती है लायबिलिटी, क्योंकि कल को तुम्हें इसकी पेमेंट करनी है। This means business has paid in advance for expense that belongs to next accounting period. अगले accounting period से रिलेटेड हमने खर्चा कर दिया है। If you pay rent of April in March, ये आपका prepaid expense बन जाएगा। Outstanding expense, this means the business had not yet paid an expense. अभी तक आपने पे नहीं करा है, that belongs to current year, जो इस साल से रिलेट करता था लेकिन अभी पे नहीं करा है। Your salary of March is not paid yet, it is an outstanding expense. समझ गए? फिर कहते हैं एक्रूड इनकम। इनकम भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक्रूड इनकम, एक होती है एडवांस इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एडवांस इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। एक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। कमा लिया मतलब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया लेकिन तुमने फीस नहीं दी, तो मैं कहूंगा ये मेरे लिए क्या है? एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम की नेचर होती है एसेट। फिर से अकाउंटिंग ईयर की महत्वता है, मैं कहूंगी जो मैंने इस साल पढ़ा लिया लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। मान लो मैं कहता हूं कि मैंने मार्च की जो ट्यूशन फीस थी वो आपसे रिसीव करनी रहती है और हम पहुंच गए अप्रैल में, तो मैं कहूंगा कि इस माई एक्रूड इनकम, कि पिछले साल को जब मैं 31 मार्च 2025 को खाते बंद करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये पैसा आना रहता है। दिस इज माई एक्रूड इनकम, ये मेरी एसेट है। समझ गए? एडवांस इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि मान लो तुमने मेरे को इसी साल अपने अगले 2 साल की फीस दे दी, तो मैं कहूंगा जो अगले साल से रिलेटेड है वो मेरे लिए एडवांस इनकम हो जाएगी, है ना। इस साल से रिलेटेड वाली को एडवांस नहीं बोलोगे, क्योंकि इस साल वाली तो मैंने वैसे ही इसी साल लेनी है तुमसे। लेकिन जो इस साल पैसा दिया लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो पैसा दिया तुमने मुझे, वो क्या हो जाएगा? मेरे लिए एडवांस इनकम हो जाएगा। एडवांस इनकम की नेचर होती है लायबिलिटी, क्योंकि कल को मुझे पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, है ना, कि तुमने यार फीस एडवांस दे दी तो कल को मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो समझ आया दोनों का मतलब? एक्रूड इनकम की नेचर क्या होती है? एसेट नेचर होती है। इनकम हैज बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, अर्न तो कर ली बट रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट कमा लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। एडवांस इनकम ऑल्सो कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम, ये क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है। दिस मीन्स इनकम हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम पहले से ही रिसीव हो गई, फॉर विच सर्विसेज विल बी गिवन इन द फ्यूचर, लेकिन सर्विसेज हम उसको कल को देंगे, अगले साल देंगे। जैसे तुमने मेरे को फीस अभी दे दी अगले साल की भी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा अगले साल, तो ये क्या होती है मेरे लिए? लायबिलिटी। रेंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट मंथ इन द करंट मंथ, की अगले महीने का रेंट। यहां पर आप बेटर लिखोगे नेक्स्ट मंथ रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, है ना, क्योंकि वो बेटर रहता है। अकाउंटिंग ईयर का इंपॉर्टेंस बहुत है, अगले अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगले अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो भी आपको रेंट इसी साल मिल गया, तो आप उसको बोलोगे मेरा क्या है? एडवांस रेंट रिसीव्ड, एडवांस इनकम है, और उसको आप लायबिलिटी में शो करने वाले हो, ठीक है जी। तो अब लगभग इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी खत्म हो गई है। अब हम जो भी टर्म्स आएंगे उनको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, ध्यान से सुनना। पहले आती है स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री का मतलब होता है जो भी गुड्स आपने रखे हैं अपने पास रीसेल करने के लिए, उस सारे को मिला के हम बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। तो स्टॉक इन्वेंट्री को किस तरीके से बांटा जा सकता है? अब एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब जो क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीदता है और फाइनल गुड्स बना के बेचता है। मान लो मेरा कपड़े का काम है, मैं कपड़े का मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरे पास जो स्टॉक होगा वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला स्टॉक मेरे पास कैसे हो सकता है? पहला स्टॉक तो हो सकता है रॉ मटेरियल, जो मैंने कपड़ा या मैंने धागा खरीद के रखा हुआ है, दैट इज रॉ मटेरियल का स्टॉक। दूसरा स्टॉक हो सकता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये हो सकता है कुछ काम भाई बीच में पड़ा हो कि फैक्ट्री है भाई, बन रहा है सामान, कि अभी धागे से कपड़ा तो बन गया लेकिन कपड़ा सिला नहीं गया है, तो दैट इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर हो सकता है मेरे पास तीसरी चीज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड मतलब कि मैंने बना भी दिया, तैयार पड़े हैं, माल तैयार हो गया, बिल्कुल वो तैयार पड़ा है, अभी भी बिका नहीं है, तो दैट इज मेरे पास स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। समझ आई? तो 3 तरीके के स्टॉक हो सकते हैं एक मैन्युफैक्चरर के पास।
लेकिन एक रिटेलर के पास जिसका काम यही है कि खरीदना और आगे बेचना, उसके पास एक ही तरीके का स्टॉक होगा। रॉ मटेरियल नहीं हो सकता क्योंकि उसका बनाना काम ही नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं हो सकता, उसके पास होगा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वो फिनिश्ड गुड्स मतलब बने बनाए माल खरीदता है, बना बनाए माल बेच देता है, तो उसके पास एक ही तरीके का स्टॉक होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ आया? स्टॉक क्या है? इज द करंट एसेट हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बेचना चाहते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। या तो हम उसको बेचना चाहते हैं या फिर उसका यूज करके प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जैसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझते हो? एक मिनट में बात करते हैं इनके बारे में। पहले ये देख लो, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब कि जो बना बनाया माल तैयार पड़ा है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आ रखा है तुम उसको कन्वर्ट करोगे। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कि जो बीच में ही है, अटका हुआ है, मतलब कि अभी धागे से कपड़ा बन गया, रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिनिश्ड गुड्स भी नहीं है क्योंकि अभी सिला नहीं है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। दो चीजें और बात करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है, दैट इज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल है ना? अगर आप 2024-25 से खाते बना रहे तो मैं कहूंगा 1 अप्रैल 2024 को जो स्टॉक है वो ओपनिंग है। क्लोजिंग क्या होता है? स्टॉक एट एंड, ईयर के एंड पे कितना स्टॉक है, तो ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, तो ये हो जाएगा स्टॉक एट एंड। समझते हो? ठीक है, आगे चलो। फिर हम बात करते हैं व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड व्हाट आर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस रिलेटेड, रिसीवेबल्स का मतलब पैसा रिसीव होना रहता है। जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी पैसा रिसीव होना रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। जो भी बिजनेस से रिलेटेड पैसा रिसीव होना रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं डेटर्स और दूसरा हम पढ़ते हैं बिल्स रिसीवेबल। देखो, पैसा जो रिसीव होना रहता है मतलब कि मैंने गुड्स बेच दी किसी को उधार पे, तो मेरा डेटर बन जाता है। बहुत सिंपल है कि मैंने किसी को भी गुड्स बेचे उधार पे, मान लो मैंने आपको उधार पे गुड्स बेचे तो आप मेरे बन गए डेटर। तो डेटर की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल हुई। क्या हुई डेटर की? अ पर्सन और एंटिटी टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जिसको मैंने उधार पे गुड्स बेचे या सर्विसेज प्रोवाइड करी, वो मेरा डेटर है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? क्या होता है कि मान लो मैं कहता हूं मुझे तुम पे भरोसा नहीं कि तुम पैसे दोगे, तो तुम कहते हो सर फिर क्या करें? मैं कहा गारंटी दे दे भाई। कहता गारंटी कैसे दे दो भाई? मैंने कहा आप ना मेरे को बीआर दे दो। तो आप क्या करते हो? आप कहते हो कि सर मैं 1 महीने में पक्का पैसे दूंगा। मैं कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो आप मेरे को एक बीआर बना के दे देते हो, बिल रिसीवेबल बना के दे देते हो, कि जिसका मतलब होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर मैं 1 महीने के बाद, जैसे एक तरीके का चेक होता है, मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मुझे आपके खाते में से पैसे दे देगा, तो मेरे को भरोसा हो जाएगा कि अब ये तो बैंक से वेरीफाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो होता है बिल रिसीवेबल। तो जब डेटर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? बिल रिसीवेबल। जैसे ही आपने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट का मतलब होता है आपने साइन कर दिया, आपने जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा, आप मेरे डेटर नहीं रहे और बीआर बन गए, बिल रिसीवेबल बन गए। बस इतना ही फर्क है, समझ गए? बंदा वही है, काम भी वही है कि आपसे पैसे लेने रहते हैं। एक तो हो सकता है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को दे दिया साइन करके, एक जिसने नहीं दिया। जिसने नहीं दे रखा वो डेटर है, जिसने साइन करके दे दिया वो बिल रिसीवेबल है। इतनी सी बात है, ठीक है? तो बिल रिसीवेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, कि एक डेटर ने क्या कर दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया ऑफ द अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक डेट लिखी होती है, उस डेट को आप बैंक से पैसे ले सकते हो। समझ गए? मैंने आपसे पैसे लेने हैं, आप डेटर हो, लेकिन आपने जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया, आप मेरे बीआर बन गए, बिल रिसीवेबल बन गए। सिमिलरली हम बिल्स पेबल के बारे में भी देखते हैं। बस बिल्स पेबल क्या, सॉरी, ट्रेड पेबल्स के बारे में। ट्रेड रिसीवेबल जो पैसा रिसीव होना रहता है, ट्रेड पेबल मतलब जो पैसा पे करना रहता है रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, की अगर तुमने सप्लायर से गुड्स खरीदे तो जो भी पैसा देना रहता है दैट इज योर ट्रेड पेबल्स। वो क्या है? आपके ट्रेड पेबल्स है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्रेडिटर्स और एक ट्रेड पेबल, एक बिल्स पेबल। सॉरी, क्रेडिटर्स मतलब जितने भी पैसे देने रहते हैं वो सारे के सारे क्रेडिटर्स है, लेकिन सामने वाले को आप पे भरोसा नहीं है तो हमसे बिजनेस से जिसने भी कहा कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, अगर मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया किसी को तो वो मेरा क्या बन गया? बिल्स पेबल, क्रेडिटर नहीं रहेगा। समझ के? कि मान लो आपने मेरे से 50,000 लेने थे, आपने कहा सर भरोसा नहीं है, अभी तक तो मेरे लिए आप क्या हो? क्रेडिटर हो, कि 50,000 देने हैं, मतलब कि अनसिक्योर्ड है, जब मर्जी पेमेंट कर दो। लेकिन जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने साइन करके दे दिया कि 90 दिन के बाद पे करूंगा, तो आप मेरे लिए बिल्स पेबल बन जाओगे, क्रेडिटर नहीं रहोगे। तो यही यहां पर लिखा, अ पर्सन और एंटिटी टू होम अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स।
कि अगर आपने उधार पे गुड्स खरीदे तो उस वजह से जिसको भी पैसा देना है वो क्रेडिटर है। और बिल्स पेबल क्या होता है कि जब बिल ऑफ चेंज एक्सेप्ट कर दिया बाय अ पर्सन और एंटरप्राइज, की हमने खुद ने एक्सेप्ट कर दिया, अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट, कि हमें उसको स्पेसिफिक डेट पे पैसा देना। तो भैया एक चीज जरूर ध्यान रखना कि डेटर्स या क्रेडिटर्स, डेटर्स का मतलब होता है पैसा लेना रहता है, क्रेडिटर्स का मतलब पैसा देना रहता है, लेकिन दोनों ही केस में ध्यान रखना रिलेटेड टू गुड्स। अगर मान लो मैंने किसी से उधार पे फर्नीचर खरीदा तो वो मेरा क्रेडिटर नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैंने किसी उधार पे गुड्स खरीदे, कि मतलब कपड़े की दुकान है तो कपड़ा खरीदा, तो दैट इज माई क्रेडिटर। ये ध्यान रखना। ये नहीं कि फर्नीचर वाले को पैसा देना नहीं है, देना है, लेकिन उसको क्रेडिटर नहीं बोलोगे, उसको कोई और नाम दे दोगे, ठीक है, उसको फर्नीचर वाला नाम दे दो, वेंडर दे दो, उसकी दुकान का नाम दे दो, लेकिन क्रेडिटर नहीं बोलोगे। क्रेडिटर सिर्फ उसको बोलोगे जिससे गुड्स उधार पे लिए। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अगला आता है मेरे पास डिस्काउंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिस्काउंट का मतलब तुम बच्चे जानते होंगे। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है, अभी वो चल रही थी इंडिपेंडेंस सेल, डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो भी रेट है उससे कम पे दे देना सामान। डिस्काउंट 3 तरीकों से एग्जिस्ट करता है हमारी बुक्स में, 3 तरीकों से एग्जिस्ट करता है। पहले डिस्काउंट की डेफिनेशन दिखाता हूं मैं आपको कि डिस्काउंट का डेफिनेशन क्या होता है, कि रिडक्शन इन प्राइस और रिडक्शन इन अमाउंट। या तो चीजों का रेट कम कर दिया जाता है कि सारी चीजों को 10% ऑफ कर दिया, या फिर अमाउंट में हम रिडक्शन कर देते हैं कि टोटल 1100 का बिल बना 1000 दे दो, है ना। 2 तरीकों से डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट फर्दर 3 टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, और एक होता है रिबेट होता है ना, रिबेट होता है। एक होता है सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो हर एक को दिया जाता है। मैंने इनके बारे में अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप समझ सकते हो। अ रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स गिवन बाय होलसेलर टू द रिटेलर और बल्क बायर्स। कुल मिला के ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जो भी लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, कि लिस्ट प्राइस है चीज का 1000 रुपए, तो हमने कहा सभी के लिए 30% का डिस्काउंट है, खरीदो। तो दिस इज माई ट्रेड डिस्काउंट। किस लिए दिया जाता है? ये बल्क सेल्स के लिए दिया जाता है कि ज्यादा सामान हमारा बिक जाए, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि बल्क बाइंग, ज्यादा सामान खरीद लें और कंटिन्यू करना लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप्स को, है ना। कि यहाँ पे हमारी दुकान पर डिस्काउंट मिलता है, आप आ जाइए। कि हम कहते हैं कि 4 पीस लोगे तो 30% डिस्काउंट, 5 लोगे तो 40% डिस्काउंट, 6 लोगे तो 60% डिस्काउंट। उस तरीके से ये जो डिस्काउंट होते हैं वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में नहीं लिखते हो। क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि हर एक को दे रहे हो, जो चीज हर एक को दे रहे हो तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट नेट प्राइस। ट्रांजेक्शंस को हम लिखते हैं नेट प्राइस पे। कि मान लो 10,000 वाली चीज में 10% का डिस्काउंट दिया, तो आप उसको रिकॉर्ड ही 9,000 का करोगे। तो आप उसको रिकॉर्ड ही 9,000 का करोगे, 10,000 का रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। समझ गए? तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड अलग से नहीं होता, सीधा हम जो चीज है उसकी वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा डिस्काउंट आता है बेटा कैश डिस्काउंट। ये दिया जाता है टाइमली पेमेंट के लिए, कि उसी टाइम पेमेंट आ जाए। मान लो मैंने तुमसे 25,000 लेने हैं, ठीक है। तो तुमने क्या किया, 25,000 लेने हैं मैंने तुमसे, और तुम अभी पेमेंट कर नहीं रहे हो। मैंने कहा भाई दे दे, तुमने कहा अभी नहीं। मैंने कहा भाई दे दे, 22,000 दे दे। तो ये मैं क्यों दे रहा हूं आपको? ताकि इंस्टेंटली कैश रिसीव हो जाए। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप कैश रिसीव करना चाहते हो इंस्टेंटली। रिडक्शन इन अमाउंट पेबल इफ पेमेंट इज मेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। अगर आप एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर पैसा दे दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। जनरली हम देखते हैं स्कूल्स में या फिर कोचिंग्स में ऐसा होता है, हम कहते हैं कि लमसम फी दे दोगे तो 60,000, इंस्टॉलमेंट में दोगे तो 70,000, है ना। तो इकट्ठा लेने के लिए हम डिस्काउंट दे देते हैं। इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, दिया क्यों जाता है? ताकि जल्दी पेमेंट आ जाए। इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एन एक्सपेंस ऑफ द सेलर एंड इनकम फॉर द बायर। बेचने वाले के लिए खर्चा और खरीदने वाले के लिए इनकम है ना। कि अगर मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरे लिए तो वो खर्चा है कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरा एक्सपेंस है वो, तुम्हारे लिए वो इनकम होगी। तो इसे रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये हर एक को तो नहीं दिया जाएगा। जो टाइम पे पेमेंट करेंगे सिर्फ उन्हीं को देंगे, तो उनका रिकॉर्ड मेरे को अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा आता है रिबेट। रिबेट क्या होता है? देखो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं बल्क सेल्स के लिए, कैश डिस्काउंट देते हैं हम टाइमली पेमेंट रिसीव करने के लिए। रिबेट हम क्यों देते हैं? अगर आफ्टर सेल्स गुड्स निकल गई खराब, गुड्स में थी कोई कमी, गुड्स वर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशंस, मैंने तुम्हें सामान बेच दिया, बाद में तो खोखला नारियल निकला भैया, है ना। तो दैट इज बाद में कोई प्रॉब्लम आई तो तब आप सामने वाले बंदे को रिबेट दे देते हो। मान लो मैंने आपको 15,000 के कपड़े बेचे, आपने कहा सर ये 2 कपड़े तो खराब निकल गए, 2,000 के थे, तो मैं कहूंगा कि 2,000 का
आप 15 में से 13 ही दे देना, आप 15 मत देना। तो दिस इज रिबेट अलाउ कर दिया मैंने आफ्टर सेल्स। क्या लिखा देखो, क्या लिखा देखो, अ पार्शियल रिफंड गिवन टू बायर, कि 2000 वापिस कर देना, या अगर आपसे पेमेंट रिसीव नहीं किया तो वो 13,000 ही दे देना। गिवन टू बायर आफ्टर द सेल्स, आफ्टर सेल्स दिया जाता है ड्यू टू सम इश्यूज लाइक डिफेक्टिव गुड्स या डिले इन डिलीवरी या फिर प्रमोशनल ऑफर्स की वजह से। ठीक है, पर्पस होता है कंपनसेट द बायर और अट्रैक्ट कस्टमर थ्रू स्कीम्स, कि हम कंपनसेट करना चाहते हैं बायर को या हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं नए कस्टमर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इज यूजुअली गिवन द आफ्टर सेल, आफ्टर सेल ही दिया जाता है, एंड मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऐसा नहीं बोलोगे आप, ऐसा नहीं बोलोगे, ये थोड़ा हाई लेवल की डेफिनेशन है। यू विल हैव टू रिकॉर्ड, यू विल बी रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग 11th क्लास 12th क्लास के हिसाब से हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। इज टू बी रिकॉर्डेड, कोई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन नहीं है मेरे भाई, मेरे भाई कोई डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन नहीं है, आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, आगे आता है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड का मतलब बुरा, डेट्स का मतलब डेटर्स। डेटर्स कौन थे? जिनसे पैसा रिसीव होना रहता है। तो मतलब कि ऐसे लोग जिनसे तुम्हें पैसा रिसीव करना था लेकिन अब वो तुम्हें पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? तुम्हारे बैड डेट्स बन जाएंगे, बुरे डेट्स बन जाएंगे। तो बैड डेट्स आर डेटर्स जिनसे अमाउंट रिसीवेबल अब नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तुमने लिखा बैड डेट्स इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट इज बिकमिंग इरिकवरेबल। क्योंकि ये इरिकवरेबल हो गया तो इसीलिए हम इसको राइट ऑफ कर देंगे, हम कहेंगे ये छोड़ो, इस पैसे को भूल जाओ, भूल जाओ। तो दिस इज बैड डेट्स। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। लॉस भी बोल सकते हो, एक्सपेंसिव बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि दोनों की नेचर कल को हम सिमिलर देखते हैं जब हम आगे अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। फिर आता है मेरे पास बाकी सारी चीजें। इसका बैड डेट्स का उल्टा भी होता है। बैड डेट्स का उल्टा होता है बैड डेट्स रिकवर्ड, कि डूबत वापिस आ जाए, कि हमारे कोई पहले हमने बैड डेट्स लिख दिए थे तो वो वापिस आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, फिर आती है हमारी कुछ छोटी छोटी टर्म्स जहां पे हमारा चैप्टर खत्म होगा। सबसे पहले आता है एंट्री। सर एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है कोई भी ट्रांजैक्शन जैसी होती है उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। जब रिकॉर्ड करते हो तो उसे आप बोलते हो एंट्री ट्रांजैक्शन इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब आप उसे रिकॉर्ड कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है? आपके लिए एंट्री बन जाता है। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है पैसा लेना था लेकिन सामने वाला दिवालिया हो गया भैया, उसके पास पैसा है ही नहीं, उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो इंसॉल्वेंट होते हैं। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, कि भैया उसके पास पैसा है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता। सोल्वेंट इसका उल्टा हो जाएगा कि ही इज इन द पोजीशन ऑफ पेइंग डेट्स, वो पे कर सकता है। प्रोपराइटर मालिक ऑफ द बिजनेस है ना, ओनर ऑफ द बिजनेस, द पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन द बिजनेस एंड बियर्स ऑल द लॉसेस, जो भी रिस्क हो, और जो इंजॉय करता है ऑल द प्रॉफिट। ऐसा लिखते हैं हम कि he bears all the risks and enjoys all the profit, सारे के सारे प्रॉफिट को एंजॉय वही करता है और जो लॉस होता है उसको सहन भी वही करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बेटा जो भी आप खाते बनाते हो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जैसे ही साल खत्म होता है आप फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। अकाउंटेंसी का पर्पस होता है, अकाउंटिंग के पर्पस में तुमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। तो परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट लॉस जानना, पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट जानना। तो ये दोनों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती हैं जो भी ईयर एंड पे बनाया जाता है। हम ईयर एंड पे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दोनों चीजें आप समझ सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। और आपकी 11th क्लास की बुक का लास्ट चैप्टर वही है जहां पे तुम बहुत परेशान होगे, मजा आएगा लेकिन। तो दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो प्लीज बताकर जाना कि कैसा लगा ये लेक्चर, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके लेक्चर्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करके मैजिकल वन शॉट सीरीज लाए हैं आपके लिए। पूरी की पूरी सीरीज फॉलो करनी है आपको, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इन डिटेल वीडियोस करना चाहते हो सभी चीजों की, सभी चैप्टर्स की, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज क्लास 11th एंड क्लास 12th की, तो आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से पढ़ते रहो, मजे में पढ़ो, ऐसे स्ट्रेस लेके मत पढ़ाई करो और खुश रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।